नमस्कार, मैं अरविंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ए2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी यूपी टेट 2026 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम हल कर रहे हैं, जो कि 2011 से 2022 तक के एग्जामों में पूछा गया है। तो आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो। अंतराल मापनी के सभी गुणों के साथ साथ क्या हो, परम शून्य भी हो, वह कहलाती है। क्या कहलाती है? नामित मापनी कहलाती है, क्रम सूचक मापनी कहलाती है, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी या फिर अनुपात मापनी। तो अंतराल के मापनी के समस्त गुण के साथ साथ अगर परम शून्य भी हो तो उसे हम अनुपात मापनी कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मापन के 4 मुख्य नियम हैं, जिसमें नामित मापनी, जिसे शाब्दिक मापनी भी कहते हैं, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है? आंतरिकीकरण किसमें होता है? इदम में होता है, अहम में होता है, परा अहम में होता है या फिर परिस्थितियों में? आप सभी जानते हैं कि आंतरिकीकरण किसमें होता है? परा अहम में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वहीं फ्रायड की बात करें तो फ्रायड आप सभी जानते हैं कि इनके सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। क्या है? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। और इन्हें फ्रायड साहब को मनोविश्लेषणवाद का जनक भी कहते हैं। मनोविश्लेषणवाद का जनक कहते हैं। किसे? फ्रायड साहब कहते हैं, फ्रायड को, सिगमंड फ्रायड को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ? यह बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी इसे जानते हैं। किसने कहा है? फ्रीमैन ने कहा है, न्यूमैन ने, वाटसन ने या फिर होल्जिंगर ने? किसने कहा है? तो वाटसन ने कहा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। वाटसन ने कहा कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, डॉक्टर, वकील जो भी चाहूँ उसे बना सकता हूँ। अगला प्रश्न है, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, उद्दीपन की विश्वसनीयता की या फिर उद्दीपन की सक्रियता की? तो ध्यान को आकर्षित होने में जो सबसे प्रमुख भूमिका है वह उद्दीपन की तीव्रता है। उद्दीपन की तीव्रता, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, व्यक्ति न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि क्या छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? क्या छात्र में? क्या शिक्षण है, सहानुभूति या फिर समदृष्टि या फिर प्रेरणा? तो छात्रों में रुचि उत्पन्न कैसे होगी? प्रेरणा से। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि फ्रायड के अनुसार कुछ कथन है। कथन यह है कि ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मरण कहलाती है। असफलता विस्मरण कहलाती है। या फिर विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। दोनों ऑप्शन गलत है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आपका। फ्रायड के अनुसार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि यस ओ आर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? यस ओ आर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो यस ओ आर है क्या? तो यस का मतलब होता है स्टिमुलस, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, और यस आर का मतलब सभी जानते हैं रिस्पॉन्स। क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। स्टिमुलस उद्दीपक होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वह जीव होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है? अनुक्रिया। आप सभी जानते ही हैं। तो यह किसने प्रस्तावित किया है? प्रस्तावित करने वाले जो हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। यहाँ पर समझने की बात यह है कि ऑर्गेनिज्म में जीव होता है, जो जिसे मान लेते हैं कि जीव आप हैं, और स्टिमुलस क्या है? उद्दीपक है। और आप यहाँ पर खड़े हैं, है ना, आप खड़े हैं यहाँ पर, और स्टिमुलस मान लेते हैं कोई सांप है। कोई क्या है? सांप है। और सांप स्टिमुलस है, आप सांप को देखें और सांप को देखने के बाद आपकी अनुक्रिया क्या होगी? दो ही अनुक्रिया हो सकती है, या तो भागो या तो भगाओ। भागो या भागो या भगाओ, यही अनुक्रिया करेंगे आप। तो यही है आपका एस ओ आर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? अवधि, नवीनता, रुचि या फिर आकार। ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा क्या है? तो ध्यान को आकर्षित करने की जो आंतरिक दशा है वह ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रुचि। रुचि ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा है। अगला प्रश्न है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या फिर सीखने में रुचि। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में अगर उपयोग करते हैं तो उसे हम कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। और कौन सा स्थानांतरण? तो धनात्मक, अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण। अगला प्रश्न है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या फिर चिंतन, या फिर चिंतन। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सीखना बिल्कुल सही। सीखना और अधिगम एक ही चीज है। अगला प्रश्न है सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे स्तंभाकृत कहते हैं। तो ऑप्शन ए का बिल्कुल सही है, स्तंभाकृत। अगला प्रश्न है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो बुद्धि का अधिकतम विकास होता है आपका किशोरावस्था में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, किशोरावस्था में। अगला प्रश्न, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। जो शिशु है उसका अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर होता है, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर? तो जो शिशु का व्यवहार है वह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। मूल प्रवृत्ति की संख्या की बात करें तो कितनी है? 14 है। और दिया किसने है? तो मैकडूगल साहब ने। मैकडूगल साहब ने मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अधिकांश जो व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर होता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा किस सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था? किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या फिर चूहों पर? तो आप सभी जानते हैं कि जो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है कोहलर का है और इन्होंने अपने प्रयोग में वनमानुष का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और उस वनमानुष का नाम की बात करें तो उसका नाम था सुल्तान। उसका नाम क्या था? सुल्तान। और कितने वनमानुषों पर प्रयोग किया था? तो 6 वनमानुषों पर प्रयोग किया गया था, इटली के एक कैनरी द्वीप पर। कैनरी द्वीप पर प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। क्या उच्च होंगे? है ना, उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में क्या होंगे? क्या बच्चे में भी उच्च होंगे? क्या उच्च होंगे? सृजनशीलता भी होगा या अध्ययन होगा, विश्लेषण करने या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने? तो जो बुद्धि लब्धि, जो उच्च बुद्धि लब्धि वाला बालक होगा उसमें अध्ययन उच्च होगा, विश्लेषण करने की क्षमता भी उच्च होगी, अच्छे अंक प्राप्त कर भी सकता है वह, ये भी सब हो सकता है। लेकिन सृजनशीलता हो यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाला बालक है उसमें सृजनशीलता हो। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में सृजनशीलता में भी वह उच्च हो, ऐसा संभव नहीं है, मतलब ऐसा आवश्यक नहीं है। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? किसने प्रभाव का नियम दिया? पावलोव ने, स्किनर ने, वाटसन ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो अधिगम में प्रभाव का नियम कौन दिया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम की बात करते हैं। 3 नियम कौन कौन से? एक आपका प्रभाव का नियम, एक तत्परता का नियम और एक अभ्यास का नियम। तो आपका बी बिल्कुल सही है, थॉर्नडाइक ने दिया। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? स्मृति के मापन के लिए किसका प्रयोग नहीं करते हैं? इसका नहीं करते हैं प्रत्यावहन विधि का, तार्किक विधि का, पहचान विधि का या फिर पुनः सीखना विधि का। तो जो स्मृति होता है इसमें हम किसी विषय वस्तु क्या करते हैं? संचित करके रखते हैं। प्रत्यावहन विधि है, पहचान विधि भी है, देखकर पहचान लेते हैं, पुनः सीखना भी होता है, कोई पहले काम सीखे हैं कुछ फिर भूल गए फिर से उसको सीख सकते हैं।
लेकिन तार्किक ऐसी स्थिति है, ऐसी विधि है जो हम इसमें स्मृति में नहीं होता है। हम किसी विषय वस्तु को देखकर उसमें अपने रीजनिंग एबिलिटी से उसको हल करने का प्रयास करते हैं किसी विषय वस्तु को। तो यह स्मृति नहीं, इसको याद करते नहीं हैं, है ना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, यह स्मृति के मापन की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रासंगिक अंतर्बोध, जिसे हम टीएटी कहते हैं, का विकास किसके द्वारा किया गया था? प्रासंगिक अंतर्बोध का विकास किसके द्वारा किया गया? साइमंड के द्वारा, होल्ट्जमैन के द्वारा, मुरे के द्वारा या फिर बैलाक के द्वारा? मुरे कहते हैं इन्हें। तो जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है टीएटी, इसका विकास किए कौन? मुरे साहब। उनके मुरे किए, और मुरे ने इस सिद्धांत को 1935 में प्रतिपादित किया। कहाँ पर? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया। और इस परीक्षण में इन्होंने, मुरे साहब ने 31 कार्ड का प्रयोग किया। कितने कार्ड का? 31 कार्ड का प्रयोग किया। और परीक्षण के समय जो इतने कार्डों का प्रयोग कर सकते हैं एक व्यक्ति पर, वह था अधिकतम 20 कार्ड। 20 कार्ड से अधिक किसी भी व्यक्ति पर प्रयोग नहीं कर सकते। इस कार्ड पर कुछ चित्र बना होता था, है ना, कार्ड पर कुछ चित्र बने होते थे जिसको देखकर आपको 5 मिनट में क्या करना होता था? 5 मिनट में कहानी आपको लिखनी पड़ती थी। यही था इनका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। किसने दिया? तो मुरे ने दिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है कि बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर व्यक्तिकता का सिद्धांत? तो वृद्धि और विकास में निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तिकता का सिद्धांत शामिल है। संबंधित नहीं है तो वर्गीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या फिर साहचर्य का नियम? तो शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, तत्परता का नियम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संप्रत्यय निर्माण। संप्रत्यय को हम संकल्पना भी कहते हैं। संकल्पना या संप्रत्यय का निर्माण का प्रथम सोपान है। प्रथम सोपान क्या है संकल्पना का? तो जो प्रथम सोपान है, अगर हम संकल्पना निर्माण की बात करें तो यह होता है आपका पहले प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण के बाद आपका विभेदीकरण, विभेदीकरण के बाद पृथक्करण, पृथक्करण और उसके बाद आपका सामान्यीकरण। तो प्रथम सोपान की बात कर रहे हैं तो प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्षीकरण है तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद विभेदीकरण, विभेदीकरण, फिर उसके बाद पृथक्करण और फिर लास्ट में सामान्यीकरण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय की बात कर रहे हैं। टोलमैन है, बंडूरा है, थॉर्नडाइक है या फिर पोलर है? तो आप सभी जानते हैं जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है, इसको देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वह हैं आपके बंडूरा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बंडूरा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? किस विधि के सोपान हैं? निगमन विधि के, आगमन विधि के, अंतर्दर्शन विधि के या फिर बहिर्दर्शन विधि के हैं? ये जो उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण है, यह किसके हैं? यह है आपके आगमन विधि के सोपान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या हैं? रुचि, लक्ष्य, वृत्ति हैं, उद्दीपक, वस्तु या प्रविधि हैं, प्रकाश, ध्वनि, गंध है या पुरस्कार, दंड, सोपान है? तो जो अवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं
वह आपके हैं रुचि, लक्ष्य और आवृत्ति। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? केवल शैशवावस्था की विशेषता का अध्ययन करना, केवल गर्भावस्था की विशेषता का अध्ययन करना, या फिर बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, कहलाती है। माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण शामिल हो जाता है, तब क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम, या फिर विल्सन सिंड्रोम। तो 21वां गुणसूत्र अलग नहीं होता है, अगर जुड़ जाता है तो डाउन सिंड्रोम होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि माता से 23 गुणसूत्र और पिता से भी क्या होता है? 23 गुणसूत्र। दोनों मिलकर कितने होते हैं? 46। लेकिन वहीं 21वां गुणसूत्र अलग नहीं होता है, तो एक जुड़ जाता है और हो जाता है कितना? 47 गुणसूत्र, जो कि एक अधिक है, और इसी की वजह से बालक में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था में, या पारंपरिक अवस्था में, पश्चात पारंपरिक अवस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं? जब नैतिकता बाह्य कारकों से निर्धारित होती है तो वह पूर्व पारंपरिक अवस्था होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर बालक अभी क्या है? पूर्व परंपरा अवस्था में 3 से 9 वर्ष की अवस्था होती है बालक, और जो समाज के बनाए गए नियम हैं उसी को बालक सही मानता है। तो इस अवस्था में जो बाह्य कारक हैं वही निर्धारित करते हैं किसको? नैतिकता को। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, या फिर ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, या फिर ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु और शुक्राणु, या अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो आप सभी जानते हैं कि जो सही क्रम है वह है आपका अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। पहले अंडाणु का निर्माण, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब होता है कि भ्रूण विकास की एक क्या है? प्रारंभिक अवस्था है। जब भ्रूण का विकास होता है उसकी सबसे प्रारंभिक अवस्था यही ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा किया गया है वर्गीकरण? क्रैचमर के द्वारा, यूंग के द्वारा, शेल्डन के द्वारा, या फिर स्प्रेंजर के द्वारा? किसके द्वारा वर्गीकरण किया गया है? तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक जिन्होंने गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया, और कितने भागों में? 3 भागों में किया। वह कौन है? वह है आपके युंग साहब हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। युंग साहब ने गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, जिसमें अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, युंग ने बताया है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।